हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको इंटरनेशनल खबरें और देश की खबरों के सिलसिले में कुछ इंटरव्यूज आपके सामने पेश करता है। हमारी पूरी कोशिश होती है कि आप देश और दुनिया के हालात को अच्छी तरह समझें, खास तौर पर वो इंफॉर्मेशन, वो सूचना जो आपको गोदी मीडिया नहीं देना चाहता, वो हमारी कोशिश है कि हम आप तक पहुंचाते रहें। आज हम इस कार्यक्रम में शब्बीर विद्रोही साहब से बात कर रहे हैं, जो नागपुर में रहते हैं और एनसीपी के लीडर हैं। आज जिन इश्यूज पर हम बात कर रहे हैं वो बहुत ही अहम इसलिए है कि 2024 के इलेक्शन की तैयारियां एक तरह से शुरू हो चुकी हैं। एक तरफ अपोजिशन के लीडर 23 जून को पटना में मिलने वाले हैं। हालांकि उससे पहले ऐसे कुछ इशारे मिल रहे हैं कि केंद्र सरकार कुछ नेताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई कर सकती है, लेकिन यह बात सही है कि 2024 के इलेक्शन की तैयारियां हैं। दूसरी तरफ अमित शाह जी ने भी यह ऐलान कर दिया है कि 2024 की जो लड़ाई है, जो संग्राम है, वो मोदी वर्सेस राहुल गांधी होने वाला है। तो एक तरह से टेम्परेचर बढ़ रहा है सियासी। इस इस पर हम बात करेंगे। इसके अलावा मुसलमानों का सियासी पार्टियों में क्या कुछ हाल है। अब से पहले हम ये महसूस करते रहे हैं कि बीजेपी में तो कोई जगह है ही नहीं मुसलमानों की, लेकिन कुछ दूसरी पार्टियों में भी मुसलमानों के लिए स्पेस कोई खास नहीं है, ये महसूस किया जाता है। इस पर हम बात करेंगे। तीसरे, एनसीपी में शरद पवार जी ने दो एक तरह से एक्टिंग प्रेसिडेंट्स बनाए हैं। सुप्रिया सुले जो उनकी बेटी हैं, और प्रफुल्ल पटेल, इन दोनों को जिम्मेदारी दी है। पिछले दिनों उन्होंने अपने आप को अलग करने की कोशिश की थी, लेकिन उनके पार्टी के जो सपोर्टर्स हैं, जो साथी हैं, उन्होंने बहुत उनसे इसरार किया था कि वो अध्यक्ष के तौर पर अपनी जिम्मेदारी अभी अपने पास ही रखें। वो उस पर हम बात करेंगे। शब्बीर विद्रोही साहब, वेलकम है आपका। मीडिया स्टार वर्ल्ड को आप समय दे देते हैं। आप ये बताइए कि ये अमित शाह का जो बयान है, जो उन्होंने दिया है नांदेड़ में, उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी और मोदी की सीधी टक्कर है 2024 के इलेक्शन में। आप इसे कैसे कह रहे हैं? आपकी इसमें क्या राय है? क्योंकि अभी तक अपोजिशन की तरफ से राहुल का नाम प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के लिए अभी ऐलान होने की कोई बात ही नहीं है, लेकिन ये अमित शाह जल्दी से राहुल गांधी का नाम लेकर के क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं आपके दर्शकों का अभिवादन करते हुए आपके प्रश्नों के उत्तर के तरफ आता हूं। काजमी साहब, सबसे बड़ी बात है कि नांदेड़ के अंदर जो अमित शाह ने कहा कि ये लड़ाई मोदी बनाम राहुल होगी, यानी वो राहुल को मोदी का प्रतिद्वंदी मानते हुए चल रहे हैं। जबकि भारत में इस बार जो चुनाव की लड़ाई होगी वो एकाधिकार बनाम लोकतंत्र होगा, मोदी बनाम लोकतंत्र होगा, मोदी बनाम यानी झूठ तंत्र बनाम सत्य तंत्र होगा। समझ लीजिएगा, जो होगा यानी जो चुनाव होने वाला है वो लोकतंत्र की हिफाजत के लिए होगा। और प्रधानमंत्री कौन बनेगा ये बात की बात है। जनता ने ये मानसिकता बना दिया है कि हमें झूठे को, हमें नौटंकीबाज को, हमको उन्हें हटाना है जो कुछ कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ये लोकतंत्र का जो हत्या करता है, वन मैन शो का मामला है। सारी चीजें जनता के सामने है। मंत्रालय का एक भी फोटो नहीं रहता है। सड़क का उद्घाटन है तो नितिन गडकरी गायब है, केवल इनका फोटो रहता है। रेलवे की हरी झंडी ये दिखाते हैं, एक्सीडेंट हो तो रेल मंत्री जाता है। जनता देख रही है। ये लड़ाई सच्चाई यानी सच्चाई बनाम मक्कारी का होगा। मक्कारी से देश की जनता को लड़नी होगी। राहुल बना यानी मोदी बनाम राहुल, ये अमित शाह मानकर चल रहे हैं। यानी अमित शाह ने मान लिया है कि मोदी का प्रतिद्वंदी राहुल है, जबकि देश ये मान रही है कि मोदी से लड़ाई लोकतंत्र की है। लोकतंत्र के हत्यारे को हटाना है, मक्कारीबाजी करने वाले को हटाना है। अभी देश ने
मोदी के मुकाबले में राहुल को नहीं माना है, मोदी के मुकाबले में महंगाई को माना है, अराजकता को माना है, अव्यवस्था को माना है। और इसीलिए जो लड़ाई होने वाली है देश के लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ के आधार पर होने वाला है। जैसा कि आपको पता ही है कि सारी चीजें आपने देख लिया, ये क्या कर रहे हैं। आज आपने देखा पार्लियामेंट के उद्घाटन में भी राष्ट्रपति को नहीं बुलाया गया क्योंकि आदिवासी थी। तो आपने देखा राम मंदिर के समय में राष्ट्रपति हमारे जो थे वो दलित समाज के थे, इसलिए उनको नहीं बुलाया गया। तो ये तो चल रहा है, ये देखा जा रहा है कि भारत का संविधान को कलंकित करने वाले को हटाने के लिए देश की लड़ाई चलने वाली। अब रह गया जी जी, और ये जो 23 तारीख को जो मीटिंग होने वाली है अपोजिशन पार्टियों की, उससे आपको कैसी उम्मीदें हैं, क्या कुछ है, क्या लगता है आपको? देखिए, उम्मीद पर ही दुनिया कायम है और सभी इकट्ठा होंगे। और 12 तारीख का ये था, 12 से 23 पर गया है। और 23 पर जाने का मतलब ये है कि जब राहुल गांधी और इन्होंने कहा है कि हम हाजिर होंगे। देखिए, हम तो पहले भी आपसे कह चुके हैं, अभी भी आपसे कह चुके हैं कि कभी भी संभावनाओं के गर्भ से ही विकल्प पैदा होता है। जब हम कोई संभावना रखते हैं तो उसी के बीच से भावना जन्म लेती है, भावना ही भविष्य का निर्माण करती है। तो आज हमारे यहाँ भारत के भविष्य का निर्माण है और उस निर्माण में त्याग की भावना रख करके अगर सारी पार्टियां एक जगह बैठेंगी तो निश्चित रूप से एकता पैदा होगी और जो भाजपा को जो है नुकसान पहुंचाने का काम करेगी, देश के लोकतंत्र को बचाने का काम करेगी। मुझे आशा है, मैं आशा से अलग नहीं हूं। मुझे उम्मीद है कि जहां सारे नेता बैठेंगे वहां देश को सामने रखेंगे, पार्टियों को किनारे रख करके देश बचाने के नाम पर एक होने का काम करेंगे। अभी एक और खबर आ रही है कि पटना में और वेस्ट बंगाल में जो दूसरे नंबर के नेता हैं उन लोगों के खिलाफ ईडी वगैरह का भी नोटिस पहुंच गया है। ये 23 तारीख की मीटिंग को नाकाम करने की कोई कोशिश है नीतीश कुमार और ममता बनर्जी को। क्या आपको लगता है कि इस मीटिंग से पहले केंद्र सरकार अपनी एजेंसियों को कुछ ज्यादा एक्टिव करके इस मीटिंग को ही नाकाम करने की कोशिश करेगी? देखिए, केंद्र जो चाहेगा एन केन परकेन वो एकता को तोड़ने का काम करेगा। कारण यह है कि कर्नाटक के इलेक्शन ने कह दिया है कि भाजपा के वोट नहीं घटे मगर एकता ने भाजपा को सत्ता से बाहर कर। तो उसे मालूम है कि अगर ये पार्टियों की एकता बढ़ जाएगी तो हमें सत्ता से बाहर होना पड़ेगा। और सत्ता से बाहर होने के लिए, सत्ता का दुरुपयोग बचने के लिए, सत्ता में बने रहने के लिए सरकारी मशीनरियों का इस्तेमाल ये पहले भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन देश बड़ा है, देश के नेता जानते हैं कि जब देश की आजादी की लड़ाई लड़े तो जान की भी कुर्बानी देनी पड़ी, माल की भी कुर्बानी देनी पड़ी, क्या क्या करनी पड़ी। इसलिए इस तरह के व्यक्ति से भारत देश को बचाने के लिए हमें हर तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ये तो अलग है कि निजी स्वार्थ में अगर हम आएंगे तो बिखर जाएंगे और राष्ट्रीय भावना से रहेंगे तो हम एकजुट रहेंगे। चाहे ये कितनी भी कार्रवाइयां करे, कुछ भी करें, ये जनता पर कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। ये कार्रवाई करेंगे तो उन नेताओं पर करेंगे जिन नेताओं के बारे में इनके पास कमजोर नसों का पता है या उन्हें परेशान करने का जिन्होंने ठान। अच्छा, अभी कर्नाटक इलेक्शन से ये महसूस हुआ जिस तरह से कांग्रेस ने भी मतलब कुछ मुस्लिम कैंडिडेट्स को टिकट दिए, वहां कुछ जीत करके भी आए हैं और अब वो मुसलमानों के बारे में बहुत खुल करके बात करने लगे हैं। अमेरिका में भी सवाल किए गए राहुल गांधी से, तो उन्होंने बहुत ही बैलेंस तरीके से बात की और हत्ता कि उन्होंने इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को भी सेकुलर पार्टी बताया जिस पर वो बीजेपी वाले लोग काफी तिलमिलाए हुए हैं। अब आपको कैसा लगता है कि मुख्तलिफ सियासी पार्टियां, बीजेपी को माइनस करके हम इसलिए चलें कि उन्होंने तो जिस इंसान ने पूरी जिंदगी लगा दी उनकी गुलामी में, मुख्तार अब्बास नकवी जैसे लोगों को भी बाहर कर दिया है। बाकी पार्टियों में क्या आपको उम्मीद है कि मुसलमानों की कोई पोजीशन, नुमाइंदगी कुछ बेहतर होगी? क्या ये पार्टियां उस पर गौर करेंगी?
देखिए, इस वक्त मुसलमान दो बात सोच रहा है। पहला, वो ये सोच रहा है कि हमें पार्टियां इज्जत देंगी नहीं देंगी, ये बात की बात। हम इस देश के अंदर स्वाभिमान के साथ जी रह पाएंगे कि नहीं, इंसान बनकर हमें ये जीने देंगे कि नहीं, मुसलमान बनकर हमें ये जीने देंगे कि नहीं, इन बातों को देखते हुए मुसलमान आज पार्टी पॉलिटिक्स से हट करके जब वो व्यक्तित्व के तरफ ज्यादा ध्यान दे रहा है। और आज आपको पता है, कर्नाटक के अंदर इनके वोट नहीं घटे, लेकिन उन्होंने अपने लोगों को छोड़ दिया। बल्कि आपको पता होगा कि बहुत से मुसलमान कैंडिडेटों को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, सिर्फ ये सोचकर नहीं दिया कि ये वोट हम देंगे तो फायदा दूसरे को होगा। इसलिए उन्होंने अपनी मानसिकता को सही ढंग से रखते हुए भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए काम किया। और आज के दौर में मुसलमानों की पहली वरीयता है कि हम देश को ऐसे व्यक्तियों से बचाएं जो देश में नफरत की बातें कर रहा है, देश को तोड़ने की बात कर रहा है, देश में जोड़ने का नाम देता है मगर संविधान को अपमानित करने का काम कर रहा है। इसलिए आज मुसलमानों के सामने देश बचाओ, संविधान बचाओ, ईमान बचाने के साथ साथ ही ये लड़ाई सबसे पहले। और आपने जो कहा कि जो इनके लिए अपना सब कुछ दे दिया उसको किनारे कर दिए, अरे ये तो आप जानते हैं इनका तो ये काम ही है। ये तो केवल जैसे पहेलिया, आपने जाना है ना पहेलिया, जो चिड़िया फंसाते हैं, हर नस्ल की एक चिड़िया की टांग जाल में बांध कर दाना डाल देते हैं ताकि उस नस्ल की चिड़िया उतरे और फंस जाए। तो ये तो अभी भी कर रहे हैं, एक को हटा दिए दूसरा कहीं से न कहीं से ला लेंगे और लाने की कोशिश में लगे हैं। हमारे यहाँ के कुछ उलमा भी इनके चक्कर में आ गए हैं। कुछ आपको तो पता ही है कि जो अपने आप को बुद्धि से जीने वाले बुद्धिजीवी, जो अकल के जरिए राजनीति को नहीं समझते लेकिन अकल चलाते हैं और अकल से कौम को नुकसान पहुंचाकर अपने फायदे पर जीने वाले बुद्धिजीवी भी आजकल इनके चक्कर में आ गए हैं। लेकिन मुसलमान या सेकुलर ताकतें ये सोच ली है कि भारत के धर्मनिरपेक्षता को बचाने के लिए 24 में हमें इस तरह के व्यक्ति को हटाना पड़ेगा सत्ता से, जो सत्ता में रहते हुए केवल केवल एक की बात करता है और अनेक लोगों के ऊपर जुल्म ढाने का काम। अच्छा, अभी जो रुझान है, जो पॉलिटिकल पार्टियां, जो अपोजिशन पार्टियां, यानी जिनमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को बिल्कुल एक नजर से देखने के लिए तैयार नहीं थे। इसी तरह से कई ऐसी पार्टियां हैं जो एक दूसरे के खिलाफ इलाकाई सतह पर, स्टेट की सतह पर लड़ती रही हैं इलेक्शन। लेकिन अब ये 23 तारीख को जो मीटिंग है पटना में, उसमें सब लोग इकट्ठे हो रहे हैं। इसमें क्या आपको इमरजेंसी के बाद जैसी कोई हालत लगती है कि उस वक्त बहुत सी पार्टियां एक साथ आई थी, फिर वो नेशनल फ्रंट सरकार बनी थी और उसके बाद, तो क्या आपको उस जैसी हालत लग रही है, क्या है? देखिए, उस वक्त इमरजेंसी में नेता जेल में थे और जेल में रह करके उन्होंने बड़ी ये किया और एकता किया और 77 के अंदर जो है 75 से 77 तक इमरजेंसी जेल में थे और 77 में जनता पार्टी थी। अब आपको एक बात बता दें कि उससे ज्यादा इस वक्त लोग तंग कर, उस वक्त तो केवल नेता जेल में थे, आज तो इनके अपवित्र खेलों में जनता फंसी हुई है। और आप ये नोट कर लीजिए, अगर ये नेता एक नहीं होंगे तो जनता इनकी औकात बता देने का काम करेगी। भले 10-20 सीटों का नुकसान होगा, लेकिन जनता ये तय कर चुकी है कि इस बार हमें क्या करना है और किस तरह से करना है। नेता अगर एक नहीं होते हैं तो जनता एक होकर के लोकतंत्र बचाने के लिए भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने वाली है और खोल करके चलने वाली है। आपने एक बात कहा कि आज के मुसलमानों की स्थिति, मुसलमान देश के प्रेम करते हैं। आज तक बता दीजिए भारत के अंदर कितनी भी मुखबिरी की गई, देश के राज बेचे गए, एक भी मुसलमान का नाम नहीं मिलेगा। मुसलमान भारत राष्ट्र से प्यार करते हैं और राष्ट्रीयता का सही पालन अगर कोई करता है तो मुसलमान करते हैं। वो तो आप जानते ही हैं कि दो चार इक्के दुक्के बहुत से कहीं भी लोग होते हैं जिन्हें कठपुतली बना दिया जाता है, जिस पर शायर भी कहता है आज तक जांच नहीं हो पाती है।
कि ये कठपुतलियों का नाच बहुत खूब है, लेकिन वो उंगलियां तलाश करो जिसमें डोर है। हमारे कुछ लोग इसके इशारे पे नाचते हैं, ये जांच की बात है। लेकिन अधिकतर मुसलमान भारत की धरती से प्यार करता है और भारत के लोकतंत्र को बचाने के लिए तत्पर रहता है। इसलिए अल्पसंख्यक समुदाय के तमाम लोगों ने यह तय कर लिया है कि हमें भारत को बचाना है, भारतीयता को बचाना है और भारत के संविधान को बचाना है। अगर ये 23 तारीख को बैठ करके अपनी एकता का जाहिर नहीं करते हैं, भले सरकार इनके ऊपर जान बैठाएगी, ईडी लगा देगी, सीआईडी लगा देगी, जो लगाना है लगा देगी, लेकिन ये आप तय कर लीजिएगा कि जनता के ऊपर नहीं लगा पाएगी। ये स्प्रिंग की फितरत पैदा होगी, जिस पर किसी शायर ने कहा है कि इस कौम की फितरत को कुदरत ने लचक दी है, ये उतना उछलती है तुम जितना दबाते हो। ये जितना ही दुरुपयोग करेंगे शासन सरकारी मशीनरियों का, उतना ही जनता के अंधभक्तों को अगर छोड़ दिया जाए तो जनता ये जानेगी और आक्रोश में आकर के इस सरकार को बदलने का। जी, तो आप ये कह रहे हैं कि अगर पार्टियां भी इकट्ठी ना हुई तो जनता बीजेपी के खिलाफ वोट करेगी, वो बदलाव का मन बना चुकी है। तो अभी इस वक्त जिस तरह के हालात हैं, बहुत से जो इलेक्शन के एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी राय यही है कि नॉर्थ में जो बीजेपी के पास एमपीज हैं वो मैक्सिमम तादाद में हैं, वो मेंटेन नहीं कर सकेंगे। साउथ में जो मूड है वो कर्नाटक दिखा चुका है, इसलिए ये सरकार जाने वाली है, ये बात कई लोग कह रहे हैं। अब आप ये बताइए कि जी देखिए, हाँ। सबसे बड़ा बात क्या है कि सबसे बड़े एमपी आते हैं उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश में योगी जी का शासन चुनाव के दौरान भी रहेगा, समझ लीजिए। और चूंकि उनके यहाँ चुनाव आपको मालूम है कब है? उनके यहाँ का चुनाव 27 में है विधानसभा का, लेकिन लोकसभा 24 में है। सत्ता में रहते हुए योगी जी जो है मोदी जी को जिताने के लिए खेल खेलेंगे, समझ रहे कि नहीं? तो आपको मालूम है कि सरकार रहने पर 3-4-5% वोटों का अंतर आता है। मगर आज आपको बता रहा हूं, बिहार से जनता दल यूनाइटेड अलग हो गई है, जहां 40 में ये 39 सीट पाए हैं। इस बार वो बहुत जाएंगे तो 14-15 सीट, अरे मैं ज्यादा दे रहा हूं, जबकि ये 8-9 सीट से ऊपर जाने वाले नहीं है। लेकिन वहां से कम ये 20 सीट घटेंगे। जब 20 सीट वहां से घट रहे हैं, कर्नाटक से 20 सीट घट रहे हैं, महाराष्ट्र से 15-20 सीट घट रहे हैं, तो ये भी यही 3 बड़ा राज्य जो है इनकी जनसंख्या, इनके सदस्यों की इतनी संख्या घटा दे रही है कि ये सरकार में बनाने के रूप में नहीं रहेंगे। रह गई बात ये कि सरकार बनाने के शकल में कौन रहेगा, तो अभी तो बच्चा गर्भ में है, वो बात की बात है। मगर यह दिखाई देता है कि ये अब नहीं रह पाएंगे देश के प्रधानमंत्री। बड़ी पार्टी होने के नाते कौन आएगा, क्या आएगा, कौन सेकुलर माइंडेड होगा, वो आने वाला समय बताएगा कि प्रधानमंत्री कौन होगा। लेकिन जब अमित शाह ने मान लिया है कि मोदी बनाम राहुल है, तो इसका मतलब कि सरकारी गृह मंत्री हैं, सरकारी मशीनरियों से उन्होंने पता लगा लिया है कि अब देश का चुनाव जो है मोदी बनाम राहुल है, अर्थात मोदी हटेंगे तो राहुल ही आने वाले। जी, अच्छा, इसमें एक और बात है, वो ये कि मैं अपने दर्शकों को याद दिला दूं कि हमने एक और इंटरव्यू के जरिए आपको बताया था कि जो ऑर्गेनाइजर आरएसएस का अखबार है, जो जिसका हिंदी पंचजन्य है, उन्होंने भी ऐसी रिपोर्ट छापी है जिसमें कहा है कि अब हिंदुत्व और मोदी के नाम पर इलेक्शन नहीं जीता जा सकता। अच्छा, अब मैं चलता हूं आपकी अपनी पार्टी के सिलसिले में। ये एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार जी ने अपने कुछ एक्टिंग अध्यक्ष के तौर पर 2 लोगों का नाम का ऐलान किया है, एक तो सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल। क्या कुछ है, क्या वहां भी वो 2024 की तैयारी से पहले के हालात हैं, उसमें कुछ वो तब्दीलियां या मजबूत करने के लिए ऐसा कुछ कर रहे हैं, क्या कुछ है? ये देखिए, पहले ही आपको बता दें, अपने स्वास्थ्य को और अपने उम्र को पवार साहब देख, और वो जानते हैं कि पार्टी की हित में क्या फैसला लेना है। तो कुछ दिन पहले वो पदमुक्त होना चाहते थे, मगर कार्यकर्ता चाहे तो उन्होंने अपने दोनों कंधे का बोझ एक कंधे पर रख दिया। सोचा कि हम तो रहेंगे, ब्रेन को अपने पास रख लिया, अपने कंधों का बोझ दूसरों पर डाल दिया।
यानी और वैसे भी कोई बहुत ये बदलाव नहीं है। पवार साहब के बाद दूसरे नंबर पर पार्टी के वरिष्ठ नेता में प्रफुल्ल पटेल ही आते थे, और संसद में सबसे बेहतरीन संसद का अवार्ड पाने वाली सुप्रिया सुले जी जो है, जिन्हें संसद रत्न मिला है, हर साल मिला है, तो ऐसे व्यक्तित्व तो उन्होंने बड़ा कॉम्बिनेशन किया। 2 कार्याध्यक्ष बनाया, एक बनाते और अगर बेटी को बनाते तो लोग परिवारवाद का नारा देते, एक बनाते तो लोग कहते कि महिला का इन्होंने सम्मान नहीं किया। तो उन्होंने क्या किया, एक महिला एक पुरुष को बना दिया, और इसलिए बना दिया कि हम दोनों तरफ चल रहे हैं, हमको दोनों उनके कार्य भी बांट दिया उन्होंने, और ये सोचा कि अगर बोझ हल्का हमारा होगा तो हम ब्रेन से अपने काम करते रहेंगे और ये दौड़ धूप करके पार्टी को मजबूत करेंगे, और आने वाले समय में देश के अंदर हम तीसरे विकल्प के रूप में तैयार होने का काम कर सकते। अच्छा, क्या आपको लगता है कि महाराष्ट्र में जो 3 पार्टियों का जो एक संगम हुआ था सरकार बनाने के लिए, क्या लोकसभा इलेक्शन लड़ने में भी इन तीनों पार्टियों का कोई तालमेल रहने वाला है? जी, देखिए अभी तक हमारी अघाड़ी चल रही है, सरकार जाने के बाद भी चल रही है। कुछ तो होता है, जब हमने आपसे एक ही जुमला कहा कि आप देने के लिए बैठ जाइए तो कोई आपसे नाराज नहीं होगा, आप लेने के लिए जब बैठेंगे तो नाराजगी पैदा होगी। तीनों पार्टियों ने ये सोच लिया है कि हम अपना अपना कुछ ना कुछ त्याग करेंगे, लेकिन अपने महाराष्ट्र के विकास करेंगे, अपने राष्ट्र को बचाने का काम करेंगे। सबने ये मान लिया है, और सर्वमान जो है, अब हमारे पवार साहब अपनी पार्टी के कुछ बोझ हल्के किए हैं, तो शायद अघाड़ी को और मजबूत करने का काम करने में लगेंगे, और मेरा मानना है कि आने वाले लोकसभा चुनाव तक ये पार्टियां एक रहेंगी और चुनाव मिलके ही लड़ने का काम। बहुत बहुत शुक्रिया शब्बीर अहमद विद्रोही साहब, आपने अपनी तबीयत थोड़ी सी नासाज होने के बावजूद हमें वक्त दिया, और हमारे दर्शक भी आपको देखते हैं, बहुत ही पसंद करते हैं आपके बात करने का, बेबाक अंदाज में अपनी बात रखने का, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, और इसीलिए आपने बहरहाल हमारे उस रिक्वेस्ट को माना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसी के साथ लेता हूं इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया, जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।